मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में आपने वर्ण के बारे में पढ़ा था और आज आप पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द किसको कहते हैं? तो इससे पिछले क्लास में यानी अभी तो आप लोग 3 क्लास में चले गए, 2 क्लास में भी आपने शब्द के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा था, मतलब ज़्यादा उसको विस्तार से यानी पूरे अच्छे से समझाया नहीं गया। और आप अब 3 क्लास में आ गए हो तो 3 क्लास में आपको उससे कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। यानी पिछले क्लास में आपने सिर्फ शब्द किसे कहते हैं और इसको मतलब किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर मतलब बनाते हैं, इसको कैसे हम लोग मिला करके लिखते हैं। और अब इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि शब्द को कितने भाग में बांटा गया है, किस दृष्टि से और किस तरह से इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है कि शब्द कहते किसको। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी हम 2 और 2 वर्णों से ज्यादा यानी 3 वर्ण भी हो सकते हैं, 4 वर्ण भी हो सकते हैं। इन सबको अगर हम सही तरीके से लिखते हैं तो तब जा करके यह सही शब्द बनता है। जैसे कि हुआ मदन और कमल, तो कैसे जानेंगे कि यह सही शब्द है? म, द, न। तो अगर हम इन वर्णों को अलग अलग लिखते हैं तो क्या यह शब्द कहलाएगा? नहीं, यह शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैंने कि वर्णों के सार्थक समूह को, समूह मतलब होता है एक साथ, यानी जब हम इन तीनों वर्णों को एक साथ मिला करके लिखते हैं तब यह क्या बनेगा? तब जा करके यह एक नया शब्द बनेगा। उसी तरह से है क, म, ल, ये भी शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि यह अलग अलग है समूह, यानी जब इन तीनों को मिला करके लिखेंगे तब जाकर के यह नया शब्द बनेगा। यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 वर्ण हो, 3 वर्ण हो या 4 वर्ण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 वर्णों वालों को भी अगर हम सही तरीके से लिखते हैं तभी जाकर के नया शब्द बनता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, सार्थक मतलब सही, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वही सार्थक शब्द कहलाता है। अब ये तो हो गया कि शब्द कहते किसको। इतना तो आप लोगों ने पिछले क्लास यानी 2 क्लास में भी आप लोगों ने शब्द के बारे में इतना जाना था। आज हम एक नया चीज जानेंगे शब्द के बारे में कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है कि शब्द को अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्द को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कि अर्थ के आधार पर शब्द को अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है तो अर्थ के आधार वो तो था शब्द की परिभाषा, यानी शब्द कहते किसको है, किस तरह से नया शब्द बनाएंगे। और अब अर्थ के आधार से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है? सार्थक का मतलब होता है सार्थक यानी सही अर्थ, सही अर्थ।
निरर्थक। नी मतलब होता है नहीं, और अर्थ का मतलब तो अर्थ होता है, यानी सार्थक, यानी सही अर्थ निकले और इसका कोई अर्थ नहीं निकले। इन निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सार्थक शब्द कहते किसको। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी अगर हम किसी वर्ण को एक साथ मिला करके लिखते हैं और उन वर्णों का कोई अर्थ निकलता हो, उन वर्णों से जो नया शब्द बना, उन शब्दों का अगर कोई अर्थ निकलता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द। उसी तरह जैसे कि लिखते हैं हम लोग, जैसे ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द, क्योंकि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। अचकन, अचकन का क्या मतलब होता है? यानी कपड़ा, वस्त्र जो कि हम लोग पहनते हैं। परवल, परवल एक सब्जी का नाम है। महल, राजा लोग जिसमें रहते हैं उनके घर को क्या कहा जाता है? महल कहा जाता है। जग, जिसमें कि हम लोग पानी भरते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई सार्थक यानी सही अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, वो हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। उसी तरह से हम निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी मान लीजिए हम 2, 3, 4 वर्णों को मिला करके अगर कोई शब्द बना रहे हैं और उस शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी उस शब्द का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो वो हमारा निरर्थक शब्द कहलाएगा। जैसे लिखते हैं मोटा, मोटा, बटिया,
विकारी शब्द। तो अब कैसे जानेंगे हम लोग कोई विकारी शब्द है? जिन शब्दों में यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक इसके कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, विकार यानी मतलब कोई रुकावट नहीं आता है, लिंग, वचन, काल, कारक, संज्ञा, सर्वनाम इन सब अगर ऐसा शब्द अगर उस वाक्य में रहे यानी उन शब्दों में रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि जिन शब्दों में सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा, जिन शब्दों में वचन, संज्ञा के कारण जिन शब्दों में वचन, लिंग, कारक, वचन, लिंग, संज्ञा के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। अब कैसे पहचानेंगे कि यह विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है लिंग वचन यानी लिंग वचन क्रिया के कारण उन्हें लिंग वचन क्रिया के कारण यहाँ पर होगा परिवर्तन आता है वह मतलब इसमें लिंग वचन क्रिया कारण जो परिवर्तन आता है वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। यानी अगर इन शब्दों में अगर उसमें लिंग बदला फिर भी उसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा, वचन बदला फिर भी उसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा, कारक बदला फिर भी उसके रूप में परिवर्तन आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जैसे लड़का पढ़ रहा है, ये हो गया। फिर लिखते हैं लड़की पढ़ रही है, तो लिंग वचन संज्ञा क्रिया के कारण इसमें परिवर्तन आया। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि लिंग के कारण, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं लड़का पढ़ रहा है, उसके बाद लिख रहे हैं लड़की पढ़ रहा है, तो इसमें लिंग परिवर्तन हो गया यानी लड़का क्या है पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, यानी इसमें लिंग बदला तो इसका वाक्य भी बदल गया, क्रिया भी बदल गया, सारा चीज बदल गया। ठीक उसी तरह से फिर लिखते हैं कि वह खाना खाएगी, वह खाना खाएगी, आप देखिए उसमें लिंग के कारण परिवर्तन हुआ, इसमें सर्वनाम के कारण परिवर्तन हो गया। वह खाना खाएगी, जब इसका रूप बदला तो क्या बन गया वे खाना खाएंगे, मतलब एक जैसा यह वाक्य नहीं रहेगा। तो इस वाक्यों को लिखते समय लिंग वचन कारक का इस पे प्रभाव पड़ता है यानी उसका रूप बदल जाता है। जैसे लड़का है तो लड़की हो गया, वह है तो वे हो गया। तो अब क्या, तो ये क्या कहना है, जिन शब्दों में वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम के कारण अगर कोई परिवर्तन होता है यानी बदलाव होता है तो वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा है अविकारी शब्द। अ मतलब क्या होता है नहीं, विकार मतलब कोई रुकावट नहीं। दूसरा है अविकारी शब्द। अब है अविकारी शब्द। अब कैसे जानेंगे कि अविकारी शब्द, विकारी शब्द तो हम लोगों ने जान लिया कि कैसे पता करेंगे कि यह विकारी शब्द है। अब है अविकारी शब्द। जैसे कि विकारी में हम लोगों ने पढ़ा कि जिन शब्दों में
कोई परिवर्तन आता है उसको अविकारी शब्द बोलते हैं। उसी तरह से है कि जिन शब्दों में जिन शब्दों में लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका रूप उसी तरह से रह जाता है, वो हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि यह अविकारी शब्द है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर लिखे कि लड़का, क्या लिखे थे वहाँ पर? लड़का पढ़ रहा है, लिखे थे ना। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो यहाँ लिखते हैं लड़का धीरे धीरे पढ़ रहा है, वहाँ पर अगर हम लड़का लिखे थे तो लड़का के बदला मतलब लड़की हो गया और उसका पूरा वाक्य बदल गया। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, ये हो गया। और यहाँ पर ये क्या है? अविकारी शब्द। तो यहाँ हम लिखे कि लड़का धीरे धीरे पढ़ रहा है, और जब लिंग बदला लड़की, तो क्या यह बदला? नहीं बदला। यहाँ भी धीरे धीरे, यहाँ भी धीरे धीरे, यानी अविकारी शब्द पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में भी धीरे धीरे और स्त्रीलिंग में भी धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि अविकारी शब्द अगर हम स्त्रीलिंग के साथ लगाते हैं फिर भी वही उसका रूप रहेगा, पुल्लिंग के साथ लगाते हैं फिर भी वही उसका रूप रहेगा। दूसरा है बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, कछुआ धीरे धीरे दौड़ रहा है, वर्षा तेज हो रही है, कछुआ तेज चल रहा है। तो इस पे लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी वो स्त्रीलिंग में भी उसी तरह प्रयोग में आएगा, एक वचन हो फिर भी उसी तरह प्रयोग में आएगा, संज्ञा हो फिर भी उसी तरह से प्रयोग आएगा, तो उसका रूप नहीं बदलता। तो बच्चों आप लोगों ने इतना जाना कि इसे शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भेद। और थोड़ा सा और है इसमें मैं बता देती हूँ कि अविकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि अविकारी शब्द, अब शब्द को मतलब कैसे पहचानने के विकारी शब्द, जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग शब्द है। अब इसको दो तरह से हम लोग जानेंगे। पहला विकारी, विकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है और अविकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है कि विकारी, विकारी के अंतर्गत क्या आएगा? संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया विशेषण। क्रिया। तो विकारी शब्द यानी विकारी शब्दों में हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, ये सारे अगर किसी वाक्य में हो तो वो हमारा विकारी शब्द कहलाएगा। उसी तरह से है कि अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द को 5 तरह से हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहला है क्रिया विशेषण,
इसको 5 तरह से हम लोग, इसके भी 5 भेद होते हैं। विकारी शब्दों के 5 भेद और 4 भेद और अविकारी के 5 भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमवादी बोधक और निपात। इन सब के बारे में आगे जब आप लोग 4th क्लास में जाएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। शब्द किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को PDF दिया जाएगा जिसमें आपको सारा का प्रश्नोत्तर करवाया गया है। उसको आप अच्छे से अपने कॉपी में शेयर करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।